फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा फिजिक्स का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इस वीडियो को समझने से पहले आपको आवेश चार्ज को समझना पड़ेगा। इसके लिए पिछली दोनों वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या है? क्वांटीकरण आवेश का एक व्यवहार है। व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब स्थानांतरित होता है, जाता है या आता है, ये जो लेन देन होता है इसको कहते हैं एक्सचेंज, विनिमय होना। तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। ये पूर्णांक रूप में इसका आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। अब पूर्णांक रूप का मतलब क्या हुआ? जैसे हम अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो हम पूरी बॉडी एक साथ लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमारा हाथ जा रहा है, फिर पैर जा रहा है, फिर सिर जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता है। हम पार्ट में नहीं जाते हैं, हम पूरी तरीके से वहां पर पहुंचते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स अमाउंट होता है। ये फिक्स अमाउंट ही जब भी जाता है पूर्ण गुणज के रूप में जाता है, आधा अधूरा नहीं जाता कि 1.5 चला गया, 1.25 चला गया, 3.5 चला गया। ऐसे नहीं होता है। जाएगा तो पूर्ण रूप से जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इस व्यवहार को ही क्वांटीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, हमने एक वस्तु ले ली, जैसे कैपिटल ए है, और यहां पर हमने कैपिटल बी वस्तु ली है। ए से बी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इस तरीके से ये ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। मान लिया एक ई, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन हुए। इसी तरीके से यहां पर n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे, दोनों ही अवस्थाएं क्रिएट की जा सकती हैं। मतलब जैसे ए से बी में जा रहे हैं, वैसे ही यहां पर क्या हो सकता है, बी से ए में भी आ सकते हैं। तो इस अवस्था में या तो ये प्लस में होंगे, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। तो आने या जाने पर या तो कमी होगी या अधिकता होगी। तो इस तरीके से यहां पर जो आवेश होगा हम कह सकते हैं प्लस माइनस एन ई। यहां पर ये जो n है ये इंटीजर है, ये इंटीजर है जो कि किस रूप में होता है? 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। इस तरीके से ये यहां पर आगे बढ़ेगा तो प्लस माइनस n तक जाएगा। n प्लस माइनस होगा। और ई क्या चीज है? ई आवेश का न्यूनतम मान है जिसका विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। तो आवेश के न्यूनतम मान को हम क्या कहते हैं? ये न्यूनतम मान हुआ। न्यूनतम मान, इसको कहा जाता है क्वांटा। आवेश के न्यूनतम मान को क्वांटा कहा जाता है। यह क्वांटा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और प्रोटॉन की बात करें +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये आवेश का न्यूनतम मान है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश सतत न होकर विविक्त बंडलों के रूप में पाया जाता है। इसका विनिमय पूर्णांक के रूप में होता है। सतत कॉन्टिन्यूअस, विविक्त डिस्क्रीट। पूर्णांक इंटीजर कहलाएंगे। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज होना। यह आनुपातिक रूप से
ट्रांसफर नहीं होता है, और इस व्यवहार को ही क्वांटीकरण कहते हैं। चार्ज इज अ डिस्क्रीट बंडल नॉट कंटिन्यूअस, इट एक्सचेंजेस ओनली इन इंटीजर। तो किसी भी वस्तु पर आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहां पर E क्वांटा कहलाएगा। क्वांटा क्या होता है, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका विनिमय होता है। E फंडामेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और फंडामेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इसको सबसे पहले मिलिकन ने निकाला था, मिलिकन ने प्रयोग किया था। मिलिकन का जो प्रयोग था, मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग कहलाता है। मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा आवेश का मान डिसाइड हुआ। यह मान नहीं निकला था, यह ध्यान रख लेना। मिलिकन ने एक्यूरेट यह मान नहीं निकाला था। मिलिकन ने हजारों बार प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, और जितनी भी मान निकले उन सब को एक सारणीबद्ध किया। उस पूरी सारणी के अंदर जो मान थे वो सब के सब इस मान के मल्टीप्लाई में निकले थे। तो सबसे न्यूनतम मान ये हो गया, सभी के सभी इसी के मल्टीप्लाई में निकल रहे थे। तो सबसे छोटा मान ये वाला हुआ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, जो कि मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला था। इसी को क्वांटा कहा गया। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इस कारण यह माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम कहलाया। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इस कारण यह प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम कहलाया। तो क्वांटा आवेश के क्वांटीकरण की जो पुष्टि होती है वो मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग से और प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश के अनुपात से भी हो जाती है। तो जहां तक है, अब आपको क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर इसे सतत मानते हैं। क्यों, इसकी बात करेंगे। क्वांटीकरण और सतत, इसे समझने के लिए एक बात और मैं समझाना चाहता हूं। जैसे हम घास को देखते हैं, बहुत दूर से देखते हैं तो वो एक हरी चादर सी नजर आती है, पूरी तरीके से एक जैसे, लेकिन घास तिनके तिनके मिलकर बनी है। ये जो तिनका तिनका अलग अलग है, ये क्वांटीकरण है। और दूर से देखने पर एक सार नजर आती है, इसको कहते हैं सतत होना। ठीक है नहीं, अब अलग अलग है, परंतु हम इसे अलग अलग ना मानकर बिल्कुल एक सार सा मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्वांटीकृत होता है, परंतु इसके क्वांटीकरण को छोड़ देंगे, हम उसे कंटिन्यूअस मानेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? इग्नोरिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंसीडर इट कंटिन्यूअस। व्हाई? तो हम सबसे छोटा मान लेते हैं। सबसे छोटा मान हमारा कौन सा है? माइक्रोकूलाम। हमने मान लिया 1 माइक्रोकूलाम आवेश लिया। अगर किसी वस्तु पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है तो वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा? प्लस माइनस NE के बराबर। तो वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर Q अपॉन E, प्लस माइनस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें संख्या काउंट करनी है। Q अपॉन E, तो अब Q कितना दिया हुआ हमें? 1 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है। 1 माइक्रोकूलाम कितना होगा? माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 कूलाम, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम आ गया। E इलेक्ट्रॉन के क्वांटा को कहते हैं, तो क्वांटा कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। हमने दोनों के मान रख दिए। Q की जगह 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम और E की जगह 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। दशमलव हटाएंगे, यहां पर ऊपर 10 आ जाएगा, 10/16। 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, कूलाम से कूलाम कट जाएगा। यहां पर हमारा कूलाम से कूलाम कट गया, मात्रक से मात्रक गया, संख्या रह गई, मात्रकहीन हो गया। तो 10 की घात माइनस 6 प्लस 19, 10 की घात 13 प्लस में आ गया। अगर हम यहां पर 13 से एक 0 10 के पास ले आते हैं तो हमारे पास बन जाता है 100/16 गुणा 10 की घात 12। और जब हम इसका भाग देंगे तो मान आ जाएगा n बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 12। तो इस तरीके से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश
मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहे कमी हो चाहे अधिकता हो, ये 10 की घात 12 है माइक्रो कूलाम में, सबसे छोटे आवेश में। हमारे हिसाब से ये थोड़ा छोटा आवेश है। तो 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि हम चाहें भी तो अलग अलग करके काउंट नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल अलग अलग करेंगे तो काउंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में है। जैसे घास के तिनकों को अलग अलग काउंट किया तो जा सकता है, परंतु करना बहुत बड़ी मुसीबत है। तो इसलिए उसे आवेश के मतलब इलेक्ट्रॉन के इस मान को क्वांटीकृत नहीं मानते, इसे सतत मानते हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण ही क्वांटीकरण की उपेक्षा कर इसे सतत माना जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण व विपरीत आवेशों में आकर्षण होना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से हमने पता लिया था, प्लस प्लस जो होती है और माइनस माइनस होती है, उनमें प्रतिकर्षण होता है, प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। रिपल्शन ऑफ लाइक चार्ज एंड अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक चार्ज। दूसरी बात आ जाती है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जिसमें पहुंचते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और पॉजिटिव वाली में उसके मास में कमी आ जाती है, और नेगेटिवली चार्ज में के मास में कुछ वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु पर, वस्तु मतलब निकाय, निकाय एक पूरा एक सिस्टम, जैसे हम समझें क्लास है, क्लास के अंदर बच्चे हैं, बच्चों के अंदर क्लास के अंदर डेस्क भी है, बच्चे भी हैं, टीचर भी है, सब चीजें जो है वो पूरा एक कम्युनिटी, एक निकाय कहलाता है। तो निकाय पर कुल आवेश विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों के कारण क्या होगा, वहां पर एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। प्लस माइनस करके जो टोटल चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा अपना, आवेश आपेक्षिकीय रूप से अपरिवर्तनीय राशि है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, चाहे वो स्टेबल पोजीशन में हो चाहे मूवेबल पोजीशन में हो, उस पर आवेश का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से समझिए कि एक ट्रेन खड़ी हुई है, उस पर चार्ज है, और वही ट्रेन 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो दोनों ही पोजीशन में चार्ज उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब चार्ज इज अ रिलेटिवली अनचेंजिंग स्केलर क्वांटिटी, स्टेबल और मूवेबल दोनों ही पोजीशन में इक्वल रहता है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे प्रॉपर्टीज के अंदर, ज्यादातर ये 5वां पॉइंट पूछा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। एमकेएस पद्धति में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलॉम्ब होता है। सीजीएस में 2 होती हैं, सीजीएस में स्टेट कूलाम कहते हैं, स्टेट कूलाम ईएसयू भी कहलाता है और एब कूलाम भी कहलाता है। एब कूलाम, स्टेट कूलाम में ईएसयू और ईएमयू 2 तरीके के हैं। स्टेट कूलाम ईएसयू ये सीजीएस सिस्टम में है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक, और जब मैग्नेट में पहुंचते हैं तो ये मैग्नेट में हो जाता है एब कूलाम। ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, स्थिर चुंबकीय मात्रक। ये एमकेएस और सीजीएस के मात्रक हुए। एमकेएस में केवल और केवल एक है कूलॉम, जबकि सीजीएस में 2 हैं, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट स्थिर विद्युत मात्रक और दूसरा है स्थिर चुंबकीय मात्रक। इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है अंक एक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछी जाती हैं। जैसे 1 कूलाम है, 1 कूलाम किसके बराबर होगा, 3 × 10 की घात 9 ESU के बराबर, बराबर 1/10 EMU। तो 1 EMU किसके बराबर होगा, 1 EMU 10 इधर गया 10 कूलाम के बराबर, और इधर आ जाएगा 10 की घात 10 हो जाएगा, मतलब 3 × 10 की घात 10 ESU। ऐसे अगर ESU लेंगे 1 ESU तो ये हो जाएगा आपका 1/3 × 10 की घात 9। ESU है 1 हो जाएगा ना, 1/3 × 10 की घात 9 कूलॉम या 1/3 × 10 की घात 10 EMU। इस पोर्शन में से आपको
शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका विमीय सूत्र AT होता है और आवेश क्वांटीकृत होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जितने भी किसी भी वस्तु में आवेश का आदान प्रदान हो, प्रकृति में कहीं पर भी आवेशों का वितरण हो रहा है, हर एक के अंदर आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ऑल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज फॉलो चार्ज कंजर्वेशन लॉ, इट हैज नो एक्सेप्शन। आवेश और द्रव्यमान समतुल्य भौतिक राशियां होती हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर चार्ज एंड मास। आप ये समझिए 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा जड़त्व आघूर्ण और मास, ये दोनों एक जैसी राशियां थी। मास मैकेनिक्स में यूज होता है और इनर्शिया कहां पे होता है? रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति के अंदर। तो उसी तरीके से यहां पर चार्ज और मास एक समतुल्य भौतिक राशियां होती हैं। यह हमारे आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंप्लीट हो जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेश संरक्षण सिद्धांत, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट लॉ है जो मूलभूत नियमों के अंतर्गत आता है। अब इसके अंदर किसी भी विलगित निकाय मतलब आइसोलेट सिस्टम पर कोई भी एक्शन और रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन के बाद चार्ज कांस्टेंट रहता है। किसी विलगित निकाय पर किसी भी क्रिया या अनुक्रिया के पश्चात आवेश नियत रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में विनिमय संभव होता है। मतलब प्रकृति के अंदर जितना भी चार्ज है वो कांस्टेंट है, उसका आदान प्रदान तो हो सकता है लेकिन टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। क्रिया और अनुक्रिया के पश्चात कोई भी एक्शन और रिएक्शन, मतलब जैसे हमने दो वस्तुएं ली, एक कांच लिया और दूसरा रेशम लिया, रेशम का कपड़ा लिया। घर्षण करने से पहले और घर्षण करने के पश्चात टोटल चार्ज हमेशा नियत बना रहता है। तो हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या हो गया? चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड आफ्टर एन एक्शन और रेस्पॉन्स to a isolate body. In other words, change can not be created nor be destroyed. It is exchanged from one object to another object. It has no exception. ये हमारा कंजर्वेशन लॉ है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक ग्लास रॉड ली, कांच की छड़, और सिल्क क्लॉथ लिया, रेशम का कपड़ा। अगर हम फ्री पोजीशन में देखें तो इन दोनों पर चार्ज निल रहता है, मतलब टोटल चार्जेस पे जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है कोई भी वस्तु, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है नॉर्मल पोजीशन में। तो यहां पर स्वतंत्र अवस्था में, घर्षण से पहले की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो कांच में चार्ज है वो जीरो है, रेशम में भी चार्ज जीरो है। तो यहां पर अगर इन दोनों से टोटल कुल निकाय माने दोनों का संयुक्त, कांच में और रेशम में, तो कांच प्लस रेशम में कुल आवेश कितना होगा? यहां पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहां पर कांच में भी जीरो है, रेशम में भी जीरो है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? जीरो। तो यह हो गया आपका फ्रिक्शन से पहले वाला। अब आफ्टर फ्रिक्शन, घर्षण के बाद की स्थिति। घर्षण के बाद की स्थिति में मान लिया यह कांच की छड़ है और कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में यहां से n इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं। जब n इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो कांच में कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो पॉजिटिव Ne हो गया प्लस Ne, और रेशम पे n इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो Q बराबर माइनस Ne हो गया।
तो अब दोनों का निकाय में टोटल आवेश कितना हो जाएगा, Q कांच प्लस Q रेशम, यहां पर प्लस Ne, यहां माइनस Ne, तो 0। कहने का मतलब कि घर्षण के बाद भी 0 और घर्षण से पहले भी 0। तो घर्षण के पूर्व व पश्चात आवेश नियत रहता है, यही हमारा आवेश संरक्षण नियम कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा युग्म विनाश का। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। जब ये कोलैप्स करते हैं, टकराते हैं, तो ये एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और 2 गामा फोटॉन्स की उत्पत्ति करते हैं। When electrons and positons are collapsed, then both are destroyed and 2 gamma photons are created. यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक पॉजिट्रॉन लिया और 2 गामा फोटॉन्स की उत्पत्ति हो गई। बिफोर कोलिजन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू QE प्लस QP, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और फोटॉन्स का चार्ज, पॉजिट्रॉन का चार्ज, सॉरी ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना होगा, हमने मान लिया QE इक्वल टू माइनस E, एक इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन का क्या हो जाएगा प्लस E, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो यहां पर QE माइनस में आ गया, QP प्लस में आएगा, टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब आफ्टर कोलिजन 2 गामा फोटोन बने। गामा फोटोन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन, विद्युत उदासीन होते हैं। तो गामा फोटोन पर आवेश 0 हो गया। तो टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात टोटल चार्ज यहां पर 0 मिल गया। इसका मतलब यहां पर ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आज के टॉपिक के साथ ही हमारा चार्ज से संबंधित पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कूलम्ब्स लॉ से आगे बढ़ेंगे, लॉ बताएं, कूलम्ब्स लॉ बताएंगे और उससे आगे का पोर्शन चालू होगा। आपको नियमित रूप से काम करना होगा, तभी आपको फिजिक्स के अंदर सफलता मिलेगी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, माइंड बिल्कुल क्लियर रखिए और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। नियमितता जरूरी है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आपको मालूम है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। आप ये सब चीज़ें जानते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।